नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संसद में पेश किए गए 3 आपराधिक कानून विधेयकों के बारे में। आप सभी को याद होगा कि बीते दिनों सरकार ने यानी कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 3 विधेयक प्रस्तुत किए थे, जिनका उद्देश्य यह था कि वह ब्रिटिश जो कानून है उन सभी को रिप्लेस करें। जैसे कि आप सभी जानते हो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। तो सरकार ने कहा कि हम अपने खुद के अब कानून यहाँ पे देश में स्थापित करेंगे और यह कानून जो हिंदी में रहेंगे वही इंग्लिश में रहेंगे, यानी कि अब ट्रांसलेट नहीं होगा। आप जो हिंदी में लिखेंगे पढ़ेंगे वही इंग्लिश में ही लिखेंगे पढ़ेंगे और अब अपने हिसाब से हम चीज़ों को सेटअप करेंगे। ठीक है, ऐसी आलोचना लगातार चल रही थी कि कुछ ब्रिटिश कानून हैं जिनको सरकार ने अपने डोमिनेंस के लिए बनाया था, आज भी बरकरार हैं। तो सरकार ने सब चीज़ों पर विचार किया है और अपने विधेयक प्रस्तुत किए हैं। लेकिन क्या हुआ कि बीते दिनों जो 3 आपराधिक कानून विधेयक प्रस्तुत किए गए थे, आज उन सभी विधेयकों को वापस ले लिया गया है सरकार के द्वारा। रीजन क्या है कि बीते दिनों, है ना, आप सभी लोग सोच रहे होंगे डर गए, विरोध हुआ। नहीं यार, डरे नहीं है सरकार, विरोध भी नहीं हुआ है। दरअसल क्या हुआ था कि जो ये तीनों विधेयक है ना, यह चले गए थे इनकी अपने संसदीय समिति के पास में। समिति ने बहुत सारे सुझाव दे दिए, इतने सारे सुझाव दे दिए कि बस सरकार को लगा कि सच में सुधार की जरूरत है, सुधार भी करेंगे। तो सरकार ने कहा कि देखिए जो 3 विधेयक हमने पेश किए थे ना, अब हमारी जो समितियां हैं उन्होंने इतने सारे सुझाव दे दिए, हमें लग रहा है कि कमियां हैं। एक काम करते हैं, अभी वापस ले लेते हैं, एक नए रूप में ना कुछ दिन बाद दोबारा लेकर के आएंगे और उसके बाद पारित करा के भी ले जाएंगे, यह हमारी गारंटी है। ठीक है, तो इसी वजह से अभी यह 3 विधेयक वापस ले लिए गए हैं। लेकिन कारण क्या है और क्या क्या सुझाव आए आप सभी के लिए बेहद खास है और आप खुद सुझावों को सुनते हुए मुझे यह बताइएगा कि क्या सच में संसद की तरफ जो सुझाव आए हैं वह सही हैं या गलत हैं। ठीक है, जैसे कि इसके साथ साथ हम देखते हैं एक प्रश्न जो आपसे प्री में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो यदि आप पहले ही जानते हैं तो आंसर बस कुछ नहीं, कमेंट कर देना है। इतना आसान सा काम है ना आपके लिए। हालांकि ये पूरा टॉपिक आपके मेंस के लिए बेहद खास है। ठीक है, तो मेंस के हिसाब से अगर आप चाहें तो नोट्स भी बनाते हुए चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, सरकार का उद्देश्य है ब्रिटिश प्रतीकों को मिटाना, उसकी समाप्ति और अब अपनी खुद की हमारी भारतीय व्यवस्था, भारतीय संस्कृति स्थापित करना। तो देखिए, सरकार ने 3 विधेयक पेश किए गए थे जिनका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, इसके साथ साथ पेश किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा विधेयक जो था वह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। हालांकि अभी नए रूप में आएंगे, लेकिन किस वजह से प्रस्तुत किया गया, तो इन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि यह कॉलोनियल एक्ट को अब यहां पर रिप्लेस करें। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता के लिए लाया इन्होंने भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, क्योंकि सरकार का कहना है कि हमने कानून इसलिए नहीं बनाया कि हम दंड दें लोगों को, हम लोगों को दंड देने की वजह से कानून नहीं बनाते। क्यों बनाते हैं? क्योंकि न्याय मिले, इसलिए हमारा कानून क्या कहलाएगा? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, दूसरा यहां पर क्या है? अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता है। ठीक है, यानी कि दंड किस प्रकार से दिया जाए। सरकार ने कहा कि नहीं, हम दंड देने की प्रक्रिया थोड़ी बता रहे हैं, हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमारा दूसरा यहां पर जो संहिता रहेगी वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाएगी। हालांकि तीसरा वाला जो अधिनियम है वह कहलाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अभी भी सिस्टम सेम है, जो तीसरा विधेयक इसको रिप्लेस कर रहा है उसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लेकिन इसको इंग्लिश में कहते हैं हम इंडियन एविडेंस एक्ट। अंग्रेजों ने बनाया सब कुछ, तो अंग्रेजी में ही बनाया, हम लोगों ने ट्रांसलेट किया अपने हिसाब से। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्यों, जरूरत क्या है, इंग्लिश में बोलो ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या गलत है इसके अंदर? कोई गलत नहीं। तो इस वजह से तीनों के तीनों यह विधेयक आए थे, जो अभी नए रूप में जल्द ही आएंगे और जिस भी रूप में आएंगे मैं आश्वासन देता हूं हम अच्छे से बात जरूर करेंगे। लेकिन अभी समझना यह भी है कि आवश्यकता क्या है वर्तमान में। ठीक है, तो देखिए, विभाग संबंधित गृह मामलों की जो संसदीय स्थायी समिति है वहां मामला गया। इन्होंने जितने भी एक्सपर्ट थे, जितनी और समितियां थी, सबसे बातचीत की और सुझाव दिए। हालांकि सुझाव इतने सारे दे दिए ना कि सब पे अगर मैं बात करूं तो लगभग 24 घंटे की क्लास चलेगी और आप लोग भी थक जाएंगे। ठीक है, इसलिए बात करते हैं कुछ खास सुझावों पे और आप लोग मुझे बताइएगा कि जो यहाँ पर संसदीय समिति ने सुझाव दिए सही दिए गलत। जैसे कि पहला सुझाव जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं वह है व्यभिचार से संबंधित। आप सभी को याद होगा मैंने बीते दिनों व्यभिचार पे एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि क्यों संसदीय समिति ने सुझाव दिया है और हमारे देश में क्या गड़बड़ है। चलिए एक बार याद दिलाता हूं आपको। देखिए, व्यभिचार का मतलब होता है कि एक पुरुष किसी महिला से, जो महिला विवाहित है, किसी के साथ वैवाहिक संबंध में है, उसके साथ में रिलेशनशिप स्थापित कर लेता है। हमारा जो आईपीसी है उसके अंदर 497 में इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई। लेकिन व्यवस्था जो थी ना वो जेंडर न्यूट्रल नहीं थी। यानी कि मान लीजिए संबंध में कोई व्यक्ति आ रहा है, आपने किसी के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, एक बंदा कर सकता है क्या अपनी मर्जी से? नहीं, दोनों की मर्जी होगी, दोनों की सहमति होगी, तभी तो आप रिलेशनशिप में आएंगे ना।
एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। लेकिन हमारे देश का जो व्यभिचार कानून था यह कहता है कि अगर आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया तो गलती पुरुष की है, सजा सिर्फ पुरुष को मिलेगी, और महिला तो निर्दोष है, बेचारी भोली भाली होती है ना, फंसा लेता है कोई भी, ऐसा हमारा कानून कहता है। तो क्या हुआ था, इस कानून को जेंडर बायस्ड होने की वजह से ही पहले अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, अब यह हो गया था हमारे देश में अवैध। लेकिन जब मामला गया था संसदीय समिति का, उसने कहा कि देखिए जो ये हमारे देश में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं ना, यह परिवार नामक संस्था को, जो पवित्र संस्था है, उसको खराब कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसको बाहर मत निकालिए, इसको कानून में शामिल कीजिए, और कानून में भी जेंडर न्यूट्रल शामिल करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष को सजा मिले, महिला को भी वही सजा मिलेगी इस प्रकार के काम की जो पुरुष को मिल रही है। दोनों के साथ कोई भेदभाव नहीं, समानता से व्यवहार होना चाहिए। सरकार को लगा सुझाव बहुत अच्छा है, विचार करते हैं। हो सकता है कि अब आने वाले समय में यह हमारे देश में एक अपराध हो। ठीक है, तो इसलिए सब लोग सावधान हो जाइए। चलिए, यह पहला सुझाव था। अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे देश में जो कानून है ना, बहुत ही अधिक जेंडर बायस है, जैसे कि आपको मैंने बताया 497। इसी प्रकार अगर आप आईपीसी का सेक्शन 375 पढ़ेंगे ना, यह रेप से संबंधित है। लेकिन किसका रेप? मेनली ये बात करता है महिला के रेप की। अगर आप उनको नशीले पदार्थ दे देते हैं या जबरदस्ती संबंध बनाते हैं तो पुरुष पे ही कार्रवाई चलेगी। और कायदे से कानून देखोगे सिर्फ पुरुष को ही सजा दे रहा है, महिला का कोई उल्लेख नहीं है। जेंडर बायस हो गया यहाँ पर भी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जेंडर बायस हमारे लॉ के अंदर हमें दिखती है। दूसरा सुझाव यहाँ पर यह आया कि देखिए, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, या कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर कभी भी उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाए जा रहे हैं तो देखिए वह गलत है और कानूनन अपराध होना चाहिए। अभी हम क्या मानते हैं कि यदि महिलाओं के साथ में जबरदस्ती संबंध बनाया गया, सहमति के बिना संबंध बनाया गया, तो देखिए यह क्या होगा, कानूनन जुर्म होगा, और अगर जुर्म है तो 375 के तहत सजा मिलेगी। यही बात होती है। बट पुरुषों का क्या? चलो, पुरुषों के अलावा कोई ट्रांसजेंडर भी हो सकता है जिसके साथ में यह सब चीजें हो। तो देखिए, जब हम तीनों को समान मान रहे हैं, तीनों ही हमारे समाज के अंदर जेंडर है, मान्यता हमने दे रखी है, जो स्थिति यहां हो सकती है वह यहां क्यों नहीं हो सकती? ऐसा सुझाव दिया। आप लोग को क्या लगता है, सिर्फ एक जगह पर ही हो सकती है, बाकी जगह नहीं हो सकती? तो यहां पर अब यह माना गया कि सभी के साथ समानता से व्यवहार किया जाए, और अगर कहीं भी असहमति से यौन संबंध बनाए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दंड मिलना चाहिए, जरूरी है हमारे देश में। तो देखिए, ट्रांसजेंडर के साथ जो संबंध होते हैं, यौन संबंध, उसके लिए पहले व्यवस्था थी आईपीसी सेक्शन 377 में। जो ये 377 है, यह कहता था कि अगर समलैंगिक हैं आप, यदि महिला महिला के साथ, पुरुष पुरुष के साथ संबंध बनाए तो जुर्म है, सजा मिलेगी। लेकिन क्या हुआ, कोर्ट ने माना कि यह गलत है, उनकी इच्छा है, वह बनाना चाहते तो बनाए। लेकिन जब इस समय इसको इलीगल कर दिया और यह मान लिया गया कि ठीक है, इसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर देना चाहिए, तो संसदीय समिति ने इसके ऊपर भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने माना कि पुरुष पुरुष सहमति से संबंध बना रहे हैं, महिला महिला सहमति से संबंध बना रही है, ठीक है, आपने इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया। लेकिन मान लो अगर यही स्थिति है पर असहमति बीच में आ जाती है, महिला ने महिला से संबंध बनाए असहमति से, पुरुष ने पुरुष से संबंध बनाए असहमति से, यानी कि समलैंगिक संबंध बना है असहमति से, पर उसके लिए हमारे देश में तो कोई कानून ही नहीं है। सरकार को फिर लगा, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, हमने कुछ इस तरफ सोचा ही नहीं, अब क्या किया जाए? तो सुझाव आया कि देखिए, ट्रांसजेंडर वाली जो स्थिति है 377 की तरह वापस से तैयार कीजिए, बट असहमति जोड़ के महिलाओं के अनुरूप पुरुषों के लिए भी यह व्यवस्था की जाए। आपका क्या कहना है, होनी चाहिए व्यवस्था ये वाले देश में? कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, जितना भर सकते हैं आप लोग। जितना बोलेंगे पता लगेगा कि हाँ, वास्तव में दिल में दर्द है। ठीक है, और होनी चाहिए समानता हमारे देश में। क्लियर बात? अब कहा गया संगठित अपराधों को भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाए। अभी हमारे देश में अगर संगठित अपराध होते हैं तो अलग अलग प्रकार के जो अधिनियम है, अलग अलग जगह अलग अलग व्याख्या करते हैं। सरकार का सुझाव दिया गया है कि देखिए, इस सबको आप इंटीग्रेट कीजिए और एक ही जगह पर लेकर के आइए, ताकि एक ही जगह पर हम उसके अकॉर्डिंग सारे निर्णय लें। ठीक है, इसके अलावा बात हुई नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की। हम देख रहे हैं कि मामले बहुत अधिक आ रहे हैं। इस पे भी पैनल ने सुझाव दिया, संसदीय समिति सुझाव आया, कहा गया कि देखिए, अगर कोई भी नाबालिग है, नाबालिग कोई पुरुष नहीं कोई महिला नहीं, दोनों के बारे में बात, क्योंकि पॉक्सो कहता है कि 18 साल से कम उम्र के हैं तो आपके साथ यौन संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा, चाहे सहमति हो चाहे सहमति ना हो, कार्यवाही होगी। पॉक्सो में यही लिखा है, बार बार पढ़ा रहा हूं आपको, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर उन्होंने कहा कि देखिए, सजा बढ़ाइए। पॉक्सो में आपने नाबालिगों को सुरक्षा तो दी है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं उनको सुरक्षा दी है, लेकिन सजा अगर
दी जा रही है तो उसको बढ़ाई जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि सामूहिक दुष्कर्म का मामला आता है और सामूहिक दुष्कर्म के लिए सजा मृत्युदंड से कुछ भी कम नहीं होनी चाहिए। सामूहिक दुष्कर्म का कभी मामला आएगा तो न्यायालय को पहले ही आश्वस्त रहना है कि मृत्युदंड ही देना है, कुछ और नहीं देना है। क्या सजा होनी चाहिए नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के लिए? मृत्युदंड या कुछ कम? क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर एक और सुझाव आया कि छोटे छोटे अपराध भी लोग करते हैं, है ना। छोटे छोटे अपराध बहुत बार किसी ने भूख की वजह से कर दिया, ठीक है, किसी ने 2 वक्त की रोटी के लिए किया, किसी ने कुछ कमाने के लिए किया, काम नहीं मिला तो पैसे के लिए कुछ काम किया, तो हमारे देश में सजा अधिक है। 6 महीने की सजा है, 1 साल की सजा है। तो यहाँ पर जो समिति है उसने सुझाव दिया कि जो लोग छोटे छोटे अपराध करते हैं, जैसे कि जिससे बहुत अधिक कोई समस्या नहीं है, अगर मान लो किसी ने 100-200 रुपए चुरा लिए, किसी ने मुर्गी चोरी कर ली, तो ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत अधिक सजा दी जाए। एक काम करो, यदि कोई छोटे छोटे अपराध कर रहा है, देखो गलत है, हम अपराधों का समर्थन नहीं कर रहे कि छोटे छोटे अपराध करो, बड़े मत करो, हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपका अपराध छोटा है, जघन्य नहीं है, परेशानी नहीं है बहुत ज्यादा, टॉलरेट किया जा सकता है, तो आपको जेल में ना डाला जाए। क्या किया जाए? जिस व्यक्ति ने यह काम किया है उसको सामुदायिक सेवा में लगाया जाए, यानी कि उसको बोलो कि तुम समाज की सेवा करोगे, ठीक है, किसी एक वर्ग की सेवा करोगे, किसी जगह पर सेवा का काम करना है, सेवा कब तक करनी है? 6 महीने करनी, 1 साल करनी है, वो निर्धारित की जाएगा। पर छोटे जुर्म के लिए कहीं ना कहीं हम किसी व्यक्ति को जेल भेज देते हैं तो उससे उसका जीवन बहुत अधिक प्रभावित होता है और आने वाले समय में फिर वो जो छोटे छोटे काम करता था उसको बड़े रूप में करना शुरू कर देता है। आप पहले छोटी छोटी चोरियां करते थे, बड़े बड़े मर्डर करने शुरू कर दिए, गड़बड़ हो गई, जेल भेजकर जो आप चाहते थे कि व्यक्ति ठीक हो जाए वह और ज्यादा खराब हो गया। तो इसके लिए जरूरी है कि छोटे अपराध है तो सामुदायिक सेवा में व्यक्ति को लगा दिया जाए, कोई परेशानी नहीं, ये ठीक है। ठीक है। इसके साथ साथ एक और सुझाव दिया गया। सुझाव यह आया कि देखिए बहुत बार क्या होता है, आप हॉस्पिटल में अपने मरीजों को लेके जाते हैं, लेकिन देखिए मृत्यु और जीवन किसी के हाथ में नहीं है। मैं नहीं कर सकता कि मैं मृत्यु को या जीवन को रेगुलेट करूं। हालांकि डॉक्टर हैं हमारे पास जिनको हम भगवान का दूसरा रूप कहते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वह हमारे परिवार के सदस्य का जीवन बचा लेंगे, यही तो उम्मीद करते हैं ना हम लोग। लेकिन क्या होता है कि जब कभी भी इच्छा अनुसार परिणाम नहीं मिलते तो हम डॉक्टर के साथ मारपीट करते हैं, कई बार डॉक्टर की जान भी जा जाती है। इन सब चीजों के अंदर समस्या का विषय है। तो देखिए कुछ ऐसा कानूनों में किया जाए जिससे कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं हमारे, उनको भी सुरक्षा मिले, वह प्रोटेक्टेड रहे। सरकार के पास सुझाव आया, होना चाहिए ऐसा या नहीं होना चाहिए, आप लोग बताएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ यह कहा गया कि देखिए हमारे देश में बहुत सारे केस पेंडिंग हो गए। अगर किसी मामले की सुनवाई पूरी हो गई है, आपने सुनवाई कर ली, कार्रवाई सब फाइनल हो गई, तो अब बहुत अधिक समय क्यों लग रहा है? अब आपको 1 ही महीने का समय मिलेगा और 1 मंथ के अंदर जो हमारे जुडिशरी है उसको अपना जजमेंट पास कर देना है। क्या बोलते हो, 1 महीने का समय मिले या इससे भी कम मिले? क्योंकि सुनवाई पूरी हो गई, कार्रवाई हो गई, जजमेंट देने में कितना ही समय लगता है और हमारे जजेस बहुत स्मार्ट है ना। तो आप लोग का इस पे क्या रुझान है, ये बात भी आप बताएंगे। इसके साथ साथ ही क्या होता था हमारे देश में कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई अपराध कर दिया, आपने बहुत बार फिल्मों में देखा होगा, राउडी राठौर याद है? राउडी राठौर में क्या होता है कि व्यक्ति अपराध करता है बहुत ज्यादा, लेकिन उस सब के बावजूद वह जेल नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मानसिक रूप पे स्वस्थ नहीं है यह व्यक्ति, इसलिए जेल से बाहर रहता है पर अपराध करता रहता है। रीजन, एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया होता है जो जाली होता है। अभी क्या हुआ था कि हमारे जो विधेयक पेश किए गए उसमें चीजें थी कि मानसिक बीमारी शब्द यूज किया गया था, यानी कि यह कहा गया था कोई आरोपी है, अगर आरोपी के लिए आप यह सिद्ध कर दे कि वह मानसिक रूप से बीमार है तो वह बच जाएगा, जेल नहीं जाएगा। समिति ने देखा इसके ऊपर, मानसिक बीमारी से क्या अर्थ है ये तो बता दो, मतलब मानसिक बीमार किस प्रकार का बीमार होना चाहिए, क्या आप परिभाषित कर सकते हैं? कहा कि नहीं। कहा गया कि मानसिक बीमारी बहुत ही बड़ा कंसेप्ट हो गया, बहुत सारी चीजें इसमें आ गई। अब ऐसी स्थिति में कोई भी बच के निकल जाएगा, तो क्या किया जाए? इन्होंने कहा इसको चेंज करो, थोड़ा अमेंडमेंट की जरूरत है। तो क्या अमेंडमेंट किया जाए? इन्होंने कहा कि अस्वस्थ मस्तिष्क या विकृत मस्तिष्क का टर्म आप यूज करें यदि व्यक्ति का दिमाग ठीक नहीं है, उस स्थिति में हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और आरोपी को कहीं ना कहीं बचाव इससे मिल जाएगा। लेकिन मानसिक बीमारी बहुत बड़ा टर्म हो गया और बहुत लोग इसको एज ए वेपन यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं बचो। क्या बोलते हो आप लोग इसके ऊपर? इसके साथ साथ एक और सुझाव यहां पर दिया गया कि अगर कभी भी कोई व्यक्ति लोक सेवकों को अपना कर्तव्य पूरा करने से रोकता है उसको भी दंड दिया जाएगा, पर थोड़ा कम। जैसे कि हमारा जो आईपीसी है उसका सेक्शन 353 है, वो कहता है कि अगर कहीं कोई भी लोक सेवक है और कोई व्यक्ति लोक सेवक को उसकी जिम्मेदारी पूरा करने से रोकता है, अभी आज के समय में 2 वर्ष की सजा उसको देते हैं। अब यहां पर सुझाव आया कि 2 वर्ष थोड़ा सा ज्यादा हो गया। देखो कोई व्यक्ति कई बार क्या होता है, कुछ काम कर रहा होता है बट कानून के साथ ठीक नहीं, पर 2 वक्त की पेट की रोटी कमाने के लिए बस कुछ कर रहा है, इतनी सजा मत दो, बेचारे का परिवार भी प्रभावित होगा, 1 साल की सजा दे दो बस,
इतना कर सकते हो। तो यह सुझाव भी आया है, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं वह सब मैंने आपके साथ साझा किए हैं। अब अंततः आपकी जिम्मेदारी है कमेंट बॉक्स यूज करने की। देखते हैं कितनी ज्यादा कमेंट आप लोग करेंगे आज इससे पूरे मामले में। और बताओ यह पूरा सिस्टम देख करके कि जितने भी सुझाव आए हैं कौन सा सुझाव आपको अच्छा लगा, सबसे बढ़िया सुझाव कौन सा है, और अगर सुझावों को भी सुझाव चाहिए तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या हो सकती है आपकी तरफ से बातें, ये बात आपको बतानी है इन सभी के बारे में। साथ साथ यह प्रश्न एक सरल सा प्रश्न है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। इतना आप लोग कर सकते हैं। साथ साथ मेंस के लिए नोट्स जरूर बना लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा ये, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी थी हमने सारी बातें कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक किए बिना नहीं जाएगा। और आंसर भी चाहिए ना, ठीक है। तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है, उम्मीद करता हूँ कि सही रहा होगा। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।